मित्रों, साथियों, हिंदी में नेट की परीक्षा के बारे में पाठ्यक्रम को समझने के लिए कविता, कहानी, आलोचना, समीक्षा, भक्तिकाल, नाटक सभी विषयों पर हम एक-एक करके बातचीत कर रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़िए और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको निराश नहीं करूँगा। आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। 1900 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। माधवराव सप्रे का नाम भी आपने सुना होगा। छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे। 1871 में उनका जन्म हुआ था और 1926 में उनकी मृत्यु हो गई थी। याद कीजिए वो समय। मैंने कहा ना, किसी रचना को, किसी लेखक को समझने के लिए वो किस काल युग में, किस युग में पैदा हुआ है, उस समय की स्थिति क्या थी। वो एक कॉलोनियल, एक गुलाम भारत का समय था और एक तरफ अंग्रेजों का शासन था और एक तरफ हमारे यहाँ के जो लोकल सामंत थे, राजा महाराजा थे, उनका शासन था। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि कोई लोकतंत्र तो था नहीं। लोकतंत्र तो आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ही हिंदुस्तान में आता है। तो माधवराव सप्रे जी उस दौर के रचनाकार हैं और एक टोकरी भर मिट्टी एक ऐसी आदर्शवादी कहानी, कौन सी कहानी है? आदर्श की बात करती है कि एक बुढ़िया रहती है, वो छोटी कहानी है बहुत, और किसी झोपड़ी में रहती है और उसकी झोपड़ी किसी जागीरदार या किसी राजा या सामंत के महल के बाहर हुआ करती थी। तो एक दिन जागीरदार साहब के मन में विचार आया कि नहीं, इस झोपड़ी को खत्म करके मैं इस जमीन को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ और मैं यहाँ पर अपना मतलब अपनी थोड़ा सौंदर्य को अच्छा लगता है, झोपड़ी रहती है तो ये जगह अच्छी नहीं लगती है। तो उसके पास जाते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई आप खाली कर दो, हमें चाहिए। पहले तो वो नहीं बोलती है कि नहीं, मेरा पति भी इसमें मरा, मेरा बेटा भी इसमें मरा और मेरे बेटे की पोतू भी इसमें एक 5 साल के बच्चे को जन्म दे करके वो भी मर चुकी है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसी में मरूँ। मेरा अब जीवन कितना बचा है। लेकिन जमींदार साहब, तो जाहिर सी बात है उस दौर के नियम कानून शासन सब उनके पास था। तो जब उसने मना कर दिया तो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में जाकर के पैसा वैसा दे करके अपना जो भी हो उसके थ्रू अपना काम करवाया और उसको वहां से हटवा दिया, उसकी झोपड़ी को वहां से खत्म कर दिया। अब वो पहले ही अनाथ थी, उसके पास कुछ था नहीं, तो कहीं रहने लगी जा करके। अब देखते हैं शहरों में लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। लेकिन फिर वो सोचती है, वो कहती है कि वो फिर एक दिन वापस आती है और जमींदार साहब से कहती है कि जमींदार साहब, एक टोकरी लेके आती है। टोकरी मतलब छोटी मोटी जो होती है ना, बाल्टी, तगारी की तरह बर्तन लेके आती है कोई भी, और कहती है कि थोड़ी सी मिट्टी मेरे को चाहिए इस जगह की, क्योंकि मेरी 5 साल की जो बच्ची वो खाना नहीं खा रही, वो कह रही मैं यही रहूंगी इसी घर में और इसी झोंपड़ी में। तो वो जागीरदार साहब से बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत विनती करती है, लेकिन उसकी बात वो सुनते नहीं है। तो फिर बाद में वो उसकी बात मान लेते हैं और वो कहती है कि मैं, मुझे मिट्टी इसलिए चाहिए कि मैं इस मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगा और इस पर रोटियां बनाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी तो मतलब हमें एहसास होगा कि हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उसी झोपड़ी में है, या फिर कि उस झोपड़ी का अंश हमारे पास है। तो उस बच्ची का मन लगा रहेगा और मेरा भी मन लगा रहेगा और हमारा समय निकल जाएगा। अब वो टोकरी भरती है और राजा साहब से कहती है, वो वही खड़े थे चाहे जमींदार साहब। आप जानते हैं कि जमींदार लोग इस प्रकार के छोटे मोटे काम नहीं करते। लेकिन कहानीकार ने शायद ये जगह लिया, एक आदर्शवादी कहानी हमने कहा ना, तो जमींदार को इतना अधिक लिबरल कर दिया कि वो कहाँ भी टोकरी टोकरी उठवा करके उसके माथे पर रखवाता है। लेकिन यहाँ कहानी में कह सकते हैं कि एक मिरेकल्स क्रिएट किया, लेकिन एक चमत्कार पैदा किया है। उससे वो टोकरी उससे उठती नहीं है, और जब टोकरी उससे उठती नहीं है तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मुझसे तो टोकरी नहीं उठ रही है भाई। और फिर यहाँ जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जो कि एक असंभव सी बात है।
और कोच फिर वापस उस टोकरी नहीं उठाता और उस महिला को बोलता है कि आप बूढ़ी हो, अब वापस यहाँ के शिफ्ट हो जाओ, यहीं रहो वापस। वो कहता है कि उसमें सब कुछ उसे दे देता है। तो एक जो प्रेमचंद की जो शुरुआती कहानियाँ थी आपको पता है, उसमें भी इस प्रकार का आदर्शवाद था, एक समाधान ढूँढ रहा है। लेकिन 19वीं शताब्दी में उस दौर में ये एक एक अनहोनी सी बात है, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जमींदार और जागीरदार जो लोग थे, वो छोटे-मोटे लोगों से छूना क्या, उनसे बात करना भी उनकी शान और उनके सम्मान के खिलाफ माना जाता था उस ज़माने में। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की कल्पना कवि कर रहा है या सप्रे जी कर रहे हैं, तो सप्रे जी की कल्पना की अपनी सीमा है और कहानी कहीं न कहीं यथार्थ से परे एक आदर्श की दुनिया में प्रवेश करती है और एक आदर्शवादी कहानी बनकर हमारे सामने आती है। और रचनाकार जब किसी रचना में समाधान देने लगता है, तो समझिए वो रचना शुरुआती दौर की रचना थी, इसलिए उस पर उसको इतना इस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता है। लेकिन आज जो लोग लिखते हैं या आज की जो आलोचना है, समीक्षा है, या आप चीज़ों को जब समझने लगते हैं, तो उसमें इस प्रकार का भाव-बोध आता है कि नहीं, रचना में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। उसको हिंदी की पहली कहानी भी माना जाता है। कहानी तत्व उसके अंदर है, कहानी का भाव है, छोटी कहानी है भले ही, लेकिन कहानी उस पूरे भावेश के साथ आती है। और मैंने कहा ना कि आपको उस कहानी को समझने के लिए उस युगबोध को, उस युग की वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। वो सामंती युग था और एक टोकरी भर मिट्टी के लिए भी स्त्री को, जो कि बहुत कहते हैं ना कि उसके पास कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। इसलिए आज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और वोट के अधिकार की बात करते हैं या तमाम तरह के अधिकारों की बात करते हैं, तो वो उस आम आदमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसने सबको बराबर किया है। इस प्रकार की हेजेमनी, इस प्रकार की हायरार्की से परे, मनुष्य और मनुष्य के बीच के भेदभाव से परे जाकर एक बराबरी की बात करता है लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं। अंग्रेजों को हम बहुत सारी गालियां दे सकते हैं, दी भी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक सिस्टम बनाया, वो कहीं सिस्टम भारत के लिए एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया को प्रोसेस में लाने में भी तो बहुत सारा योगदान दिया उसने। उसी ने तो भारतीय मध्यवर्ग को तैयार किया था उस दौर में, तो उसको भी समझने की आवश्यकता है। और मैंने कहा ना कि 1900 का समय, आप थोड़ा इतिहास, अगर आपकी रुचि हो, इतिहास में पढ़ते हो तो जाएँगे पीछे, तो बहुत सारे सूत्र आपके दिमाग में धीरे-धीरे खुलते चले जाएँगे और आप समझ जाएँगे कि समाज की जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, चाहे गांधी का रास्ता हो, चाहे अनटचेबिलिटी की बात हो, आज सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जातिवाद कभी था ही नहीं। अरे जब जातिवाद था नहीं, तो फिर जातिवाद आया कहाँ से? आप जाइए गाँव के अंदर, अम्बेडकर साहब लगातार लड़ते रहे इस बात के लिए और तमाम चीज़ें करते रहे, और आज भी कितनी सारी समस्याएँ, आप जब इस हिंदुस्तान का रूरल एरिया घूमेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। और शहरों की स्थिति कुछ अलग तरह की। शहरों में आप देखेंगे बैकग्राउंड में जाकर के तो क्या चल रहा है, आपको पता चलेगा कि असल में जातिवाद कैसे काम करता है। वो लोग जो जिनके पास आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है, जो बहुत ही डोमिनेंट है, वो हर तरह से हर सिस्टम में उनका उनका ही वर्चस्व है। इसलिए अगर आप अपनी योग्यता के दम पर नहीं आ रहे हैं, तो आपको जगह नहीं मिलेगी वहाँ पर। और तमाम तरह के सवाल हैं जिन 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 सवालों का समाधान अभी होना बाकी है। ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में इसके बहुत सारे रास्ते भी हैं। और शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन ने बहुत सारे रास्ते खोले हैं और समस्याओं का समाधान करने के लिए समाज के वो तमाम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा ना कि मैं इसलिए जागता हूँ कि मेरे लोग सोए हुए हैं, मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ। गांधी की सीमाएँ हो सकती है बहुत सारी, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के उनकी सोच, राष्ट्र निर्माण को लेकर के, जनतांत्रिक मूल्यों को लेकर, अहिंसा को लेकर के। जब आप आज देखते हैं कि रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, हमास इज़राइल लड़ रहा है और इस ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं। मणिपुर में देखिए लगातार हिंसा हो रही है। उस स्थिति में आप समझेंगे कि समाज में शांति कितनी ज़रूरी है और शांति की बात करना कितनी ज़रूरी है। तो अगर हम पीस चाहते हैं, अगर हम एक बेहतर समाज चाहते हैं, तो हमें उस एक टोकरी भर मिट्टी के लिए लोगों को दुःख नहीं देना है, उनको उस चीज़ से बाहर लाना पड़ेगा। तो कहानी, मैंने कहा ना कि 125 साल पहले की कहानी है। आज 2024 और 1 महीने बाद 2025 लगने वाला है। तो 125 साल पहले के हिंदुस्तान की अगर हम कल्पना करेंगे, सामाजिक स्थिति की कल्पना करेंगे,
और यहाँ के जमींदारों और जागीरदारों के वर्चस्व की हम कल्पना करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि समाज किस दिशा में जा रहा था और समाज की वास्तविकता क्या थी। माधव राव सप्रे जी ने इस कहानी में एक आदर्शवादी ढंग से उस कह सकते हैं कि उस सिस्टम का बचाव किया है या उनको सरल बताया है। हो सकता है उनके अंदर सरलता रही होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं उस सिस्टम का जो पूरा एक स्ट्रक्चर काम करता है ना, उसकी अपनी कुछ मान्यताएँ होती हैं जो कि कई बार आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। चाहे उस ज़माने की बेगारी की प्रथा हो, तो बहुत सारी प्रथाएँ थी, अनटचेबल से लेकर तमाम तरह की प्रथाएँ थी। तो उस लेकिन ये भी था कि अम्बेडकर साहब को बड़ौदा के राजा ने फेलोशिप दी थी और पढ़ने के लिए लंदन जाते हैं। तो ये भी उसका प्लस पॉइंट था। तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को ही समझने की आवश्यकता है हमें, और इन चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो शायद उस युगबोध को भी समझ पाएँगे और कहानी के भावबोध को भी समझ पाएँगे और आदर्श से समाज किस तरह से यथार्थवाद की तरफ बढ़ रहा था। प्रेमचंद की शुरुआती कहानियों में भी आदर्शवाद था, लेकिन बाद में वो उससे बाहर आ जाते हैं। तो इसको भी समझने की हमें आवश्यकता है। और उनका जो अंतिम उपन्यास है, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, नेट के सिलेबस में, गोदान, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। होरी उसका नायक है और धनिया उसकी नायिका है। आप जब उसको पढ़ेंगे ना, तो प्रेमचंद उसमें कोई समाधान नहीं देते हैं। गोदान का मतलब क्या होता है? गोदान का मतलब होता है हिंदू धर्म में मरने के बाद किसी की आत्मा को स्वर्ग पहुँचाने के लिए गाय का ब्राह्मण को या पंडित को दान करना। तो होरी मर जाता है, तो उसकी पत्नी धनिया गोदान करने के लिए उस पंडित माताजी को, कुछ उसके पास पैसा नहीं था बेचारी के पास, लेकिन कुछ दे देती है वो, ताकि उसका पति स्वर्ग पहुँच जाए। प्रेमचंद इसी मिथक पर, इसी मैथोलॉजी के सवाल को लेकर के, जो कि बहुत बड़ी प्रथा है हिंदुस्तान में, सदियों से चली आ रही है, उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। और ये गोदान करने से क्या कोई स्वर्ग जा सकता है? जिस इंसान को आप जीते जी उसके अधिकार नहीं दे रहे हैं, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी ज़मीन बिक रही है, उसके खेत बिक रहे हैं, उसके बच्चे न अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, न अच्छा घर बना पा रहा है वो, न अपने बच्चों का पालन-पोषण कर पा रहा है, न खुद कभी अच्छा खाना खा पा रहा है। क्या उसके लिए आप इस प्रकार का एक भ्रामक संसार निर्मित करेंगे कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाओगे? तो प्रेमचंद इस प्रकार का सवाल खड़ा करते हैं और गोदान उपन्यास ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर समझ में आएगी और हम आगे इस पर बात करेंगे। अभी आज इतना ही। आप एक मिट्टी भर टोकरी कहानी पढ़िए। वो छोटी कहानी, 1.5 पेज की कहानी है बस। लेकिन क्योंकि वो दौर था, हम कहानी के विकास की परंपरा में या कहानी के उद्भव की उस परंपरा में अलग से इस पर बात करेंगे। लेकिन कहानी का जो दौर था या कहानी लिखने का जो समय था, उस लिहाज से अ, वो हिंदी की पहली कहानी ठहरती है, इसलिए उसका महत्व है। अब उस कहानी में कितनी कमियाँ हैं या नहीं है, उस पर अलग से बात की जाएगी, वो की जाती रहेगी। आपके पाठ्यक्रम में जो शामिल है, उसी लिहाज से आप कहानी को पढ़िए और समझिए।